स्वागत है आप सभी का तफ्तीश के इस कड़ी में। मैं हूं आलोक सिंह और तफ्तीश के इस कड़ी की शुरुआत करेंगे एक बड़े खुलासे से। लखनऊ के हसनगंज में जो एटीएम लूटकांड और ट्रिपल मर्डर मामला हुआ था, उस मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि इस वारदात के पीछे सिमी के आतंकियों का हाथ था, ऐसी आशंका जताई जा रही है। यूपी पुलिस की टीम मामले की तफ्तीश करने के लिए तेलंगाना रवाना हो गई है। तेलंगाना में शनिवार को मुठभेड़ हुई थी जिसमें सिमी के आतंकी मारे गए थे। मारे गए आतंकियों की पहचान मोहम्मद इजाजुद्दीन और मोहम्मद असलम के रूप में हुई थी। बताया जा रहा है कि ये आतंकी बिजनौर में धमाके के बाद फरार हो गए थे और तेलंगाना में छिपे हुए थे। बिजनौर धमाके में शामिल सिमी के आतंकी 2013 में मध्य प्रदेश के खंडवा जेल से फरार हुए थे। और लखनऊ से इस वक्त विवेक तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जी मीडिया संवाददाता। बात करते हैं उनसे। विवेक, वाकई एक बड़ा खुलासा माना जाए अगर इस तरह का अंदेशा जताया जा रहा है। ये भी बताया जा रहा है कि कुछ टीमें भी अब रवाना हुई हैं तेलंगाना की तरफ। जी बिल्कुल आलोक, और इस पूरे खुलासे का जो आधार है वो डीजीपी तेलंगाना अनुराग शर्मा का एक प्रेस नोट है जो लखनऊ पुलिस को भी अवेलेबल कराया गया है और मीडिया के जरिए जी संगम को भी प्रोवाइड कराया गया है। इसमें आखिरी जो पॉइंट है उसमें ये कहा गया है कि 27 फरवरी को जो लूट और मर्डर का केस हुआ था हसनगंज इलाके में एचडीएफसी बैंक एटीएम का, उसमें इन आतंकवादियों का हाथ था। और इसी आधार पर लखनऊ पुलिस ये मान के चल रही है कि जो यहाँ पर लूट की घटना हुई थी जिसमें 3 लोगों की हत्या की गई थी, उसमें इन आतंकवादियों का हाथ है जो तेलंगाना पुलिस के हाथों मारे गए हैं। तो अभी इसको क्रॉस चेक करने के लिए इसमें कितना तथ्य है, कितनी सच्चाई है, ये जानने के लिए लखनऊ पुलिस की एक टीम तेलंगाना रवाना की गई। नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट है तेलंगाना में, जहां पर ये वारदात हुई थी जिसमें 2 सिमी के आतंकवादी जो भगौड़े थे, जो भागे थे बिजनौर ब्लास्ट के बाद से, उनको पुलिस ने मार गिराया था। और उनके ही ऊपर ये बात साबित हुई है कि इन्होंने भी लखनऊ में एचडीएफसी में जो एटीएम लूट कांड हुआ था उसको अंजाम दिया था। ऐसा प्रेस नोट में जिक्र किया गया है। ये बात कितनी सही है कितनी गलत है, इसको जांचने के लिए लखनऊ पुलिस की एक टीम वहां रवाना की गई है। और जब वो टीम वहां से जांच पड़ताल करके लौटेगी तभी ये कहा जा सकेगा कि इस खुलासे में कितना दम है। लेकिन चूंकि वहां के डीजीपी ने अपने प्रेस नोट में इस बात का जिक्र किया है, इसलिए लखनऊ पुलिस से मान के चल रही है कि यह वारदात उन्हीं आतंकवादियों ने अंजाम दी होगी। लेकिन इससे बहुत सारे सवाल जुड़े हुए हैं कि सिमी के आतंकवादियों को अगर लूट करनी थी और तेलंगाना जाना था तो उन्होंने लखनऊ में ही ये वारदात को अंजाम दी। बहुत से जिले हैं लखनऊ और हैदराबाद तेलंगाना के बीच में जहां पे ये वारदात कर सकते थे, वो लखनऊ में कहाँ रुके, किसकी मोटरसाइकिल उन्होंने यूज की, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज है इसमें और उसमें उनका चेहरा भी आया हुआ है हेलमेट लगाए हुए। उनको यहाँ पर मोटरसाइकिल किसने अवेलेबल कराई, असला किसने अवेलेबल कराया। और वजीरगंज इलाके में जहां पर कैश बॉक्स जो लूटा गया था उसको फेंका गया था, वो उस जगह की जानकारी इन आतंकवादियों को कैसे हुई। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब भी लखनऊ पुलिस को देने होंगे। लेकिन फिलहाल जो लखनऊ पुलिस दावा कर रही है वो डीजीपी तेलंगाना अनुराग शर्मा का वो प्रेस नोट है जिसमें इस घटना का जिक्र भी किया गया है। वाकई एक जांच बहुत जरूरी है क्योंकि इसके बाद कई सवाल और भी खड़े होने हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक इस जानकारी के लिए। और इस वक्त एक खबर नोएडा के सेक्टर 18 से आ रही है। यहाँ पर कुछ लोगों ने जमकर हंगामा किया है और उसके बाद मारपीट भी हुई है। काफी देर चले हंगामे के बाद भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, नोएडा सेक्टर 18 की तस्वीरें हैं। कुछ लोगों ने हंगामा किया, यहाँ पर मारपीट की गई है यहाँ कुछ लोगों के साथ। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं इस वक्त आपके स्क्रीन पर। अमित चौधरी जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए। अमित, ये तस्वीरें सेक्टर 18 की हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। मारपीट हो रही है यहाँ पर, कुछ लोगों का झुंड पीट रहा है कुछ लोगों को यहाँ पर। ये पूरा माजरा आखिर है कहाँ, ये किस जगह की ये घटना हुई है? देखिए आलोक, नोएडा का सेक्टर 18 बेहद पोश इलाका माना जाता है और यहाँ पर इस तरीके की घटना सामने आई है। इसकी सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल फुटेज भी हम लोगों को दी गई है। असल में जो घटना जानकारी मिली है, एक किसी रेस्टोरेंट का डिलीवरी बॉय था, उसको एक कार ने हिट किया और उसको हिट करने के बाद जो वहाँ भीड़ मौजूद थी उसने कार चालक को रोका और उसके बाद जो बवाल है वो लगातार बढ़ता गया और आपस में लोगों के साथ मारपीट हुई। कई लोगों को भी इसमें चोटें आई हैं। अभी स्थानीय पुलिस जो है थाना सेक्टर 20 पुलिस, उसके पास ना तो मारपीट करने वाले लोग मौजूद हैं और ना ही जिन लोगों के साथ
घटना हुई है, एक जो डिलीवरी बॉय था उसके पैरों के ऊपर से भी गाड़ी चढ़ाकर दूसरी गाड़ी पीछे से चली गई। तो काफी देर, करीब आधा पौना घंटे तक ये पूरा बवाल वहां चलता रहा। बावजूद उसके जो पुलिस है, ना तो सेक्टर 18 की पुलिस वहां पहुंची, सेक्टर 27 जो अट्टा चौकी है उसकी पुलिस भी वहां नहीं पहुंची, और लगातार जो लोग थे वह मारपीट लगातार करते रहे। और अभी भी ना तो घायलों के बारे में पुलिस को जानकारी है और ना ही हमलावरों के बारे में जानकारी जिन लोगों ने मारपीट किया लोग। जी, तो ये पूरा बात रहा है, गाड़ी उस लड़के के ऊपर से निकली है जिसके बाद यह हंगामा शुरू हो गया है, वहां मौजूद लोगों ने पिटाई कर दी। लड़के की हालत कैसी है जिसके ऊपर से गाड़ी निकली है? देखिए, लड़के के बारे में भी अभी ना तो पुलिस को पता है और ना ही स्थानीय लोग बता पा रहे हैं, क्योंकि जो भी प्रत्यक्षदर्शी हैं उन लोगों से हमारी बात हुई है, ये सीसीटीवी फुटेज सामने आई है, मोबाइल की जो फुटेज है वो सामने आई है। तो स्थानीय लोगों का कहना ये था कि एक कार सेक्टर 18 से निकल कर आ रही थी और डिलीवरी बॉय की मोटरसाइकिल को उसने टक्कर मारी, वो गिर गया और पीछे से दूसरी कार ने उसके पैरों के ऊपर से दूसरी गाड़ी चढ़ा दी, जिसके बाद लोग काफी आक्रोशित हो गए और दोनों कारों को रोकने की कोशिश में, जब उन लोगों ने कार को रोकने की कोशिश की, उसी वक्त कुछ और लोग भी वहां इकट्ठा हो गए और आपस में मारपीट शुरू हो गई। कौन किसको मार रहा था, क्या हो रहा था, ये किसी को समझ नहीं आ रहा था, लेकिन करीब आधा दर्जन के आसपास लोगों को इसमें चोटें आई हैं, जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं। बावजूद उसके पूरी घटनाक्रम के दौरान आधा घंटे के आसपास तक ये घटनाक्रम चलता रहा। कोई पुलिस का अधिकारी या कोई भी कर्मचारी, स्थानीय पुलिस जो थी वहां, कोई भी इन तस्वीरों में नजर नहीं आई। सेक्टर 18 में अगर इस तरीके की घटना हो रही है तो जो पुलिस है, नोएडा की पुलिस, उस पर एक सवालिया निशान लगता है कि आखिर किस तरीके की कानून व्यवस्था नोएडा में है, जहां खुलेआम इस तरीके से मारपीट होती है। और अभी तक पुलिस को उस कार के बारे में नहीं पता है जिस कार ने इस युवक को टक्कर मारी थी, कौन लोग मारपीट करने वाले थे, उसके बारे में पुलिस को जानकारी नहीं है। पुलिस केवल इस मामले में लीपापोती करने में लगी है। लोग जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमित इस जानकारी के लिए। और अब बात इंसाफ के इंतजार की। जुर्म के बढ़ते आंकड़े, हैवानियत का सामना, फर्ज से भीगा दामन, सालों से है इंसाफ का इंतजार। हिंदुस्तान में आज भी कानून को ढाल बनाकर अपराधी जुर्म को अंजाम तक पहुंचा रहे हैं। यहां सालों चलने वाली सुनवाई और मिलती तारीखें उस हौसलों को तोड़ने के लिए काफी हैं जो जुर्म के खिलाफ है। यहां न्याय पाना अगर आसान होता तो इंसाफ का इंतजार लंबा ना होता। 2 मई 2005 तो लखनऊ के आशियाना गैंगरेप कांड के एक आरोपी गौरव शुक्ला पर आज तक केस चलना बाकी है। सवाल ये कि आखिर कौन है जिम्मेदार और क्या खत्म होगा इंसाफ का इंतजार। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कहते हैं कि वक्त हर जख्म को भर देता है, लेकिन मरहम जब इंसाफ का हो तो गरीब के जख्मों को भरने में दशकों बीत जाते हैं, क्योंकि यहां वक्त तो बीतता है लेकिन जख्म नहीं भरता। देर से मिला इंसाफ भी कानून की लाठी को कमजोर करने के साथ ही अपराधियों के लिए भी बड़ी नेमत है। करीब 10 साल पहले लखनऊ के आशियाना में हुआ गैंगरेप केस भी सवालों में है। ऐसे में सवाल ये कि क्या खत्म होगा इंसाफ का इंतजार। आपकी जिम्मेवारियां भी बहुत हैं और देश की आपसे अपेक्षा भी बहुत है। और सामान्य नागरिक की सर्वाधिक अपेक्षाएं हैं, क्योंकि उसको लगता है कि मैं भगवान के पास तो नहीं पहुंच पाता, लेकिन ये एक जगह है कि जहां मेरा कुछ होगा। उसके लिए भगवान के पास नहीं पहुंच पाता हूं तो कहां पहुंचूं, तो वो आपकी तरफ देखता है। और तो सब जजों को लेकर प्रधानमंत्री के ये अल्फाज निकले दिल्ली के विज्ञान भवन में, जहां न्यायिक सुधार में तेजी लाने के लिए हाईकोर्ट के जजों और राज्यों के मुख्यमंत्रियों का संयुक्त सम्मेलन हुआ। पीएम मोदी ने जजों के काम को देवीय काम बताया, लोक अदालतों तक की बात की।
लेकिन हिंदुस्तान में इंसाफ के लंबे इंतजार का अंत कैसे हो, ये सवाल अपनी जगह अब भी कायम है। दरिंदगी का दर्द, अंतहीन सिसकियां, इंसाफ का इंतजार। करीब 10 साल पहले दरिंदगी का शिकार हुई 13 साल की ये पीड़ित आज 23 साल की हो गई है। इसके साथ गैंगरेप की जिस हैवानियत को अंजाम दिया गया था, उसके जख्म अब भी हरे हैं। वक्त तो बीता, लेकिन इंसाफ का इंतजार लंबा होता चला गया। 2 मई 2005, आशियाना, लखनऊ। लखनऊ के आशियाना का ये वो गैंगरेप केस है जो सुर्खियों में तो आया, लेकिन इंसाफ का इंतजार अब भी बरकरार है। 2 मई साल 2005 की ये वो शाम है जब पीड़ित अपने भाई के साथ जा रही थी और उसी समय आए कुछ लड़कों ने पीड़ित को जबरन गाड़ी में खींचा और एक प्लॉट पर ले जाकर उसके साथ गैंगरेप किया। दिन हो गया है, अपराध को अभी तक सजा नहीं मिला है और ऐसा होना नहीं चाहिए बिल्कुल भी कि वो मतलब बाहर घूमे और हम एक कैद की तरह जिंदगी बिताए, क्योंकि हमें एक तो चिंता रहता है कि मुझे इंसाफ कब मिलेगा, एक डर रहता है कि पता नहीं वो बदमाश लोग हैं कब क्या कर दे, उनकी कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है। क्योंकि जब उनको उम्र को लेके इतना दिन तक लगाए हैं, अब जाकर ट्रायल शुरू हुआ है, तो आप सोचे कि उसके ऊपर कैसे भरोसा किया जा सकता है। इस मामले में सौरभ जैन, आशिफ सिद्दीकी की मौत हो गई। फैजान को उम्र कैद की सजा, भारतेंदु मिश्रा, अमन बख्शी को भी सजा सुनाई। गौरव शुक्ला के खिलाफ केस चलना अभी बाकी। गौरव शुक्ला ये वो शख्स है जिस पर गैंगरेप में शामिल होने का आरोप तो है, लेकिन नाबालिग और बालिग के खेल में वो अब तक बचता आया। गौरव शुक्ला के खिलाफ केस चलना अभी बाकी है। वहीं पीड़ित के परिजन भी धमकियों से बिना डरे इस लड़ाई को मुकाम तक पहुंचाना चाहते हैं। जब हर हमेशा लड़ रहे तो दुखी तो होना ही है, इसीलिए जाके जब कुछ नहीं हो रहा, खाली हाथ पे दोहराना बरी को सुनने नहीं पा रहे, तो हमने कितने दिन तक जलेंगे। तो हमें इस समय हमने सही थे 10 भाई बहन को लेके हम मांग रहे जो हमारी जरूर फैसला हमको मिल जाए। मैडम की बहुत सबूर किया, इस समय सबूर की बात नहीं होता है, इसीलिए उनका पैसा की ताकत, हमारी अल्लाह की ताकत। तारीखों पर मिलती तारीखों ने इंसाफ के इंतजार को लंबा तो कर दिया, लेकिन उम्मीद अब भी उस भगवान से है जिसे इंसाफ करना है, और इंतजार अब उसी इंसाफ का है। आलोक पांडे, लखनऊ, जी मीडिया। देश भर की अदालतों में 3 करोड़ से भी अधिक मामले लंबित हैं। ऐसे में ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि न्यायिक व्यवस्था का देश में क्या हाल है। इन आंकड़ों पर रोशनी डालना भी जरूरी है, क्योंकि लखनऊ की आशियाना का गैंगरेप केस अकेला ऐसा केस नहीं है जो सालों से इंसाफ के इंतजार में है। आखिर क्यों सालों तक कानून की चौखट पर माथा रगड़ने के बाद भी सिर्फ तारीखों का मिलना ही सामने आता है? आखिर क्यों ताकत और रुतबा हर जगह हावी दिखाई देता है? 10 साल पहले हुए आशियाना गैंगरेप कांड में पीड़ित को आज भी इंसाफ का इंतजार है। वहीं पीड़ित के वकील का भी मानना है कि कानून का ही सहारा लेकर कई खेल खेले गए। 5 आरोपियों को सजा हुई, निचली अदालत ने सजा सुनाई, लेकिन जो मुख्य आरोपी है जिसने जो है वो अपनी उम्र का जो है खेल खेला अदालत में, बालिग नाबालिग वाला, तो अल्टीमेटली इसी में 10 साल लग गए। एक अदालत से दूसरी अदालत, दूसरी से तीसरी अदालत, फिर वापस पहली अदालत। तो जो टेक्निकलिटीज है कानून की, उनका सहारा जो है ये बहुत अच्छा एक उदाहरण है इस बात का कि बड़े लोग, रसूखदार लोग और जो है पैसे वाले लोग कानून की पेचीदगियों को किस तरीके से अपना हथियार बनाते हैं। इस मामले में पीड़ित की आवाज बनी एडवा की मधु गर्ग ने धरने और प्रदर्शन तक का सहारा लिया, लेकिन अभी भी इंसाफ का इंतजार है। सिर्फ लखनऊ का ये आशियाना गैंगरेप केस नहीं है जिसमें इंसाफ का लंबा इंतजार दिख रहा है। सैकड़ों दफे बहुत मायूस हुए हैं जब हमको ये लग रहा है कि एकदम हमारे पास सारे एविडेंस हैं,
और उसी केस में 5 का कन्विक्शन हो गया, और जिसमें मुख्य आरोपी ये है, इसी की गाड़ी इस्तेमाल हुई, इसी का प्लॉट इस्तेमाल हुआ जहां पर ये ले गया था लड़की को। और उसके बाद भी हम लोग जो हैं वो कानून में इतने दांव पेच हैं कि बार बार ये बच के निकल आता है, क्योंकि इसके पास बहुत बड़े बड़े वकील हैं, इसको सब तरीके पता है कि कैसे बचा जा सकता है। तो मायूस हैं, और इसीलिए शायद और उम्मीद शब्द इसलिए लगा रहे हैं कि अभी ये क्या क्या खेल करेगा, लेकिन विश्वास भी है, विश्वास है कि हम लोग जरूर जीतेंगे। देश भर की अदालतों में 3 करोड़ से भी अधिक मामले लंबित हैं। शीर्ष अदालत के आंकड़ों के मुताबिक 1 दिसंबर 2014 तक उसके पास 64,919 मामले लंबित हैं। उच्च न्यायालयों में 44.5 लाख और निचली अदालतों में 2.6 करोड़ मामले लंबित हैं। देश के उच्च न्यायालयों में लंबित 44 लाख मामलों में 34 करोड़ 32 लाख 493 दीवानी और 10 करोड़ 23 लाख 739 फौजदारी मामले हैं। साल 2013 तक सबसे अधिक 10 करोड़ 43 लाख 398 दीवानी और फौजदारी मामले इलाहाबाद उच्च न्यायालय में लंबित हैं, जबकि सबसे कम 120 ऐसे मामले सिक्किम उच्च न्यायालय में लंबित हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय में कुल 64,652 मामले लंबित हैं। निचली अदालतों में लंबित 2.6 करोड़ मामलों में सबसे अधिक 56 लाख से अधिक मामले उत्तर प्रदेश की अधीनस्थ न्यायपालिका में लंबित हैं। दिल्ली जिला न्यायालयों में कुल 5,22,166 मामले लंबित हैं। ये आंकड़े वो हकीकत है, साल दर साल सिर्फ बढ़ते गए। वहीं दशकों से निकलती दर्द की सिसकियों का सिर्फ एक सवाल है कि आखिर कौन है जिम्मेदार और क्या खत्म होगा इंसाफ का इंतजार। लखनऊ से आलोक पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तफ्तीश में अब बात उस धमाके की जिसने आगरा को हिलाकर रख दिया। यहां बीती रात रकाबगंज के बालूगंज इलाके में बने 2 मंजिला मकान में इतना जबरदस्त धमाका हुआ कि जिसने आसपास की इमारतों को भी हिलाकर रख दिया। शक कुछ संदिग्धों पर है। वहीं धमाके की जद में आई 2 बहनों की मौत हो गई और 3 जिंदगियां अस्पताल के बिस्तर पर हैं, जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। एक ऐसा धमाका जिससे सहम गया आगरा, कई जिंदगियां हुई खाक, कई सवाल हैं अनसुलझे। आगरा के रकाबगंज में जिस जगह पर यह धमाका हुआ वो ताजमहल के एरिया से चंद किलोमीटर की दूरी पर है। लिहाजा सवाल सुरक्षा का है। मौके पर पहुंचे बम निरोधक दस्ते ने जब मुआयना शुरू किया तो देसी बम मिले। अब तो कोई उम्मीद नहीं, तो पूरा परिवार अभी इसके अंदर है, पूरा परिवार अंदर है इनका। वही धमाका इतना जबरदस्त था कि आसपास के मकानों की दीवारों पर दरारें आ गई। बारूद की गंध भी इतनी थी कि धमाके की ताकत का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था। लेकिन इन सब के बीच जब सुरागों की तलाश तेज हुई तो कुछ संदिग्धों का जिक्र लोगों की ज़बां पर आया। आसपास के लोगों के मुताबिक जिस मकान में धमाका हुआ वहां कुछ संदिग्ध लोगों को देखा गया था जो धमाके के बाद वहां नहीं दिखे। अब ये लोग कौन है और धमाके से इनका क्या कनेक्शन है, ये चुनौती भी पुलिस के सामने है। मकान के मलबे में देसी बम मिले। इस घटना में विस्फोटक के इस्तेमाल होने की भी आशंका जताई जा रही है। पूरा घर का ऊपरी छत नीचे आ गया है। मलबे में दब करके 2 लोगों की मृत्यु हुई है, दोनों लड़कियां हैं और 3 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हैं जो उपचार में इस समय अस्पताल में। बम नहीं, वो कुछ फेंकते हुए भाग गए हैं 2 मोटर गली में से अंदर भाग गए हैं। लोगों ने देखा, मेरे बेटे ने देखा। धमाका इतना तेज था कि उसके असर के साथ होटल संचालक का 2 मंजिला मकान ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। नतीजा ये हुआ कि इस विस्फोट में 2 बहनों की मौत हो गई, जबकि मकान मालिक समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। धमाका ताजमहल से कुछ दूरी पर हुआ, लिहाजा पुलिस भी सतर्क हो गई। इसके पीछे की असली वजह क्या है अब तक नहीं पता चल पाया।
पुलिस और बीडीएस की टीम हर पहलू को ध्यान में रखकर जांच कर रही है और घटनास्थल को भी पूरी तरह से सील कर दिया गया। इस मकान के अंदर 2 बेटियों ने अपनी जान गंवाई है, 3 लोग अभी भी अपनी मौत से जूझ रहे हैं। कहीं ना कहीं बात सुरक्षा की है और सुरक्षा देश के नागरिकों की है कि अगर इतनी इंटेंसिटी का अगर धमाका ताजमहल के चंद किलोमीटर की दूरी पर हो सकता है तो क्यों नहीं ये धमाका या सुरक्षा का जो सवाल है वो ताजमहल से जोड़ा जाए। कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात है पुलिस विभाग के जो खुफिया विभाग है कहीं ना कहीं अपने आप को निष्क्रियता के साथ साबित करता दिख रहा है। हालांकि आशंका है कि इसमें साजिश हो सकती है। उस साजिश के खुलासे से बचने के लिए पुलिस भले ही कुछ भी कहती रहे, लेकिन सुरक्षा इंतजामातों के ऊपर और ताजमहल की सुरक्षा पर सबसे बड़ा सवाल इस धमाके के साथ शुरू हुआ है। विवेक पाठक, जी मीडिया, आगरा। वहीं इस मामले में जो शख्स घायल हुआ है बलजीत सिंह, उसने होश में आने के बाद ये बताया है कि मकान के पास 2 बाइक सवार आए थे और कुछ संदिग्ध सामान फेंकने के बाद वो फरार हो गए थे, जिसके कुछ देर बाद ये ब्लास्ट हुआ था। पहले ये आशंका जताई गई कि सिलेंडर से धमाका हुआ था। इसके बाद ये खबर आई थी कि देसी बम फटने से धमाका हुआ था और अब 2 संदिग्ध बाइक सवारों की कहानी सामने आ रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है। 11:30 बजे करीब तो एकदम मिसेज मेरी पाठ कर रही थी, एकदम धमाका सा हुआ। बेटा मेरा बाहर से आया, वो देख रहा था तो उसने अल्लाह मचाया, मेरे परिवार पूरा दब गया। मेरे को निकाला, मेरे मिसेज को निकाला, बच्चियों को मदद मांगी, लोगों ने बच्चियों को निकाला। 2 लड़के भागते हुए देखे थे वहां पर, वो मोटरसाइकिल पे ऊपर से कुछ फेंकते हुए भागते हुए निकल गए। अब ये नहीं पता क्या था, क्या कौन थे, कुछ नहीं पता। अब पता नहीं भाई साहब क्या फेंका, जो हम भगवान मालिक ने। तफ्तीश की इस कड़ी में इतना ही। नमस्कार।